आज हम सुनेंगे अभिषेक ठाकुर की कहानी दीवार। देखो, आज मैं जल्दी आ गया। कल रात एक सपने की वजह से नींद ही नहीं आई। बड़ा अजीब सपना था। मैंने देखा कि मैं अकेले खड़े एक दीवार से बातें कर रहा हूँ। तभी अचानक दीवार भी मेरी बातों का जवाब देने लगती है। मैं डर के मारे भागने की कोशिश करता हूँ। तभी दीवार फाड़ के भीतर से ढेर सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं और मुझे कस के पकड़ लेते हैं। कुछ हाथों में जंजीरें हैं जिनसे मेरे हाथ और मेरे पैर बांध दिए जाते हैं। मैं चीखना चाहता हूं पर गले से आवाज ही नहीं निकलती। तभी उनमें से एक हाथ आकर मेरे मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है और एक दूसरा हाथ मेरे पूरे चेहरे को एक काले नकाब से ढक देता है। मैं हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता हूँ, चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, बेबसी में छटपटाता भी हूँ। बस तभी मेरी आंख खुल जाती है। धड़कन बहुत तेज चल रही थी। पूरा बिस्तर पसीने से तरबतर हो गया था। तुम्हें पता है, पुराने जमाने में राजे महाराजे अपने दरबार में खास तौर से एक ज्योतिष सपनों को इंटरप्रेट करने के लिए रखते थे। अभी एक दिन तुम्हारे डॉक्टर साहब ही ऑनरिलॉजी के बारे में बता रहे थे। सपने यूं ही नहीं आ जाते, बल्कि इनका ताल्लुक हमारे अवचेतन से होता है। हमारे सबकॉन्शियस में जो दबे इमोशंस होते हैं उनका दरअसल हमें भी ठीक ठीक पता नहीं होता। न जाने कितनी दबी कुचली नफरतें, हसरतें, मोहब्बतें, सुदूर अंतस में कहीं कैद डर, फोबिया, लालच, अपमान, तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सेस, उनसे उपजे पूर्वाग्रह और सुरक्षाएं और न जाने क्या क्या। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इन सपनों के जरिए हम भी अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो देखो क्या है, नज़ीर अकबराबादी। याद है तुम्हें ये किताब? दिवाली की पुताई के वक्त मानिकपुर वाले घर के टाड़ में मिली थी। दिवाली के बाद सर्दियों में हम छत पर इसे पढ़ा करते थे। कल रात को जब नींद खुली तो यूं ही पुराना अटला टटोलने लगा। अचानक एक पुराने बैग के भीतर पड़ी मिल गई। देखो ना, अटाले का भी अपना एक सफर होता है। पता है और क्या मिला उस बैग से? ये देखो, मेरी एक पुरानी शायरी और ये तस्वीर। इस शायरी और तस्वीर का भी एक किस्सा है। ये लड़की है ना, तस्वीर में इसका नाम है फिरदौस। तुमने वसीम बरेलवी का वो शेर सुना है? किताबे माजी के और आंख उलट के देख जरा, न जाने कौन सा सफहा मुड़ा हुआ निकले। और सच में कल लगा कि जैसे कोई फूल किसी पुराने किताब में मिल जाया करता है, वैसे ही मैंने भी उसे पा लिया। ये पता है, कोई 5 साल पहले की बात है। तुम तकरीबन 2 साल से पीवीएस में पड़ी थी। हालांकि मैं तब पूरी तरह से हिम्मत नहीं हारा था, लेकिन फिर भी पैरों में थकान चढ़ने लगी थी। दिमाग को बोरियत की दिमक ने चाटना शुरू कर दिया था। देवेन की शादी का भी न्योता मिला तो लगा कि थोड़ा पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा ही लगे। फिरदौस उसी शादी में मिली थी। अस्पताल की दवाइयों और बोतलों की महक से इतर वो किसी ताजा खुशबू सी नजर आई। दिल्ली से आई थी इलाहाबाद। देवेन की दोस्त थी। पुराने दोस्त मिले तो सबने वहीं घेर लिया। कहने लगे, अशांत मियाँ, आज बड़े दिनों बाद मिले हो, शायरी तो सुनाना ही पड़ेगा। इलाहाबाद जाते वक्त सफर में कच्चे से कुछ शेर लिखे थे, वही सुना दिए। देखो, यही तो है वो कागज जो कल बैग में मिला। इश्क की राहों में दिल और खोया नहीं जाता, रूह से बोझा अब जिस्म का और ढोया नहीं जाता। फैलाए अपना दामन खड़े हैं इस भीगती बारिश में, इन आंखों से और इसे अब भिगोया नहीं जाता। फूल हो गर तो सोचे भी, कांटे लिए जिद बैठे हैं, हमको क्या माला में आखिर पिरोया नहीं जाता। मत छीनो मेरे गम मुझसे, इन्हें यहीं पर रहने दो, इन गहरी रातों में अब तन्हा सोया नहीं जाता।
महफिल में तो सभी वाह वाह करने लग गए। फिर बहुत हंसी मजाक भी हुआ बड़ी देर तक। मैं तो जैसे उसी दुनिया का होकर रह गया था। कितना खुश था मैं वहाँ। हम लोग खाने के टेबलों पर बैठ गए। मैं फिरदौस और जोशी एक ही टेबल पर बैठे थे। वहीं हमारी जान पहचान शुरू हुई। उसने बातों बातों में कहा कि आप अच्छा लिखते हैं। अब कोई यहाँ कानपुर में दाद देता तो मैं शायद इतनी तवज्जो भी न लेता, लेकिन उस वक्त शायद बिल्कुल कॉलेज के लड़के सा फील करने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई पतंग हो जो अपनी डोर से कट गई है और बस उसे अब उड़ने जाना है हवा के साथ। शेखी बगारते हुए मैंने कहा, अभी तो मैंने सुना ही नहीं। ये तो ऐसे ही कच्चे से शेर थे। बात यह है कि जब यहाँ पुराने दोस्त हैं और इनमें किसी को भी लिटरेचर की कोई समझ है ही नहीं, कोई भी तुकबंदी सुना दो वाह वाह कर देते हैं। अच्छे शेर तो बड़ी महफिलों के लिए संभाल कर रखना पड़ता है। वो हंसने लगी। जोशी भी थोड़ी देर में दूसरे लोगों में चला गया। हम लोग खाने के बाद भी देर तलक बैठे रहे। रात भी बढ़ने लगी। देवेन और उसकी दुल्हन भी स्टेज से उठ चुके थे और खाने जा रहे थे। लोकल के सभी मेहमान अपने घर जा रहे थे। बाहरी लोग भी होटल वगैरह में जाने लगे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुर्सियों के झुंड आपस में हंसी चुरा कर रहे थे। ठंड भी बढ़ रही थी और कैटरिंग वाले कॉफी बांट रहे थे। हमें भी एक लड़का कॉफी पकड़ा गया। म्यूजिक बंद हो चुका था। हम लोग बातें कर रहे थे। कॉफी के बाद उसने एक सिगरेट जला ली। दिल्ली की लड़की थी, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट टाइप की, उसी तरह के कपड़े। तुम कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग किए दे रहा हूं, लेकिन सच मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक तो छोटे शहरों में कोई लड़की सिगरेट पीती दिखती नहीं, और बड़े शहर से कोई आ जाए तो लोग बस मुड़ मुड़ कर देखते ही रहेंगे। काफी सुड़कते सारे झुंड बारी बारी से हमें ही निहारने में लगे थे। उसके साथ साथ मैं भी अनकंफर्टेबल होने लगा। तभी उसने कहा, चलो थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। मैंने भी बोल दिया, टहलना क्या, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मैंने देवेन की गाड़ी निकाली और हम लोग निकल गए कानपुर रोड की तरफ। धीरे धीरे शहर की सड़कों से आगे निकलते जा रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी गाड़ी के कांच से छनती हुई आ रही थी। चौराहे पर नारंगी ट्रैफिक लाइटें अपनी भारी पलकों से टिमटिमा रही थीं। कुत्तों के झुंड अपनी अपनी गलियों की निगाहबानी कर रहे थे। गश्त लगाती पीली बत्तियां अपना वायरलेस ऑन किए इधर उधर सुस्ता रही थीं। इन पीली बत्तियों, नारंगी सिग्नलों और स्ट्रीट लाइटों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग भी बढ़ते जा रहे थे, अपने आगे एक पीली रोशनी का पुंज लिए। स्ट्रीट लाइटों की कतारें खत्म हुई तो गाड़ी की रोशनी में नहाते पेड़, संकीर्ण पुलिया के सफेद किनारे और मील के पत्थरों ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग ट्रकों के डिपर की आड़ में बचते बचाते हाईवे पर बढ़ते जा रहे थे। उसने धीमी आवाज में अपने मोबाइल पर गाना चला दिया। तुम्हें हो ना हो मुझे तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। रूना लैला की आवाज वाकई जादू थी। हम लोगों ने एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी की और चाय मंगवाई। बाद में सिगरेट भी जलाई। तुम्हें पता है, उसे सिगरेट पीते देखना एक अलग ही एहसास था। हाईवे से गुजरते ट्रकों की रोशनी में बार बार उसकी आंखों का नहा जाना, उसकी आंखों में जाने क्यों एक बगावत सी नजर आती थी। मुझे हमेशा लगता था कि लड़के तो बेवकूफ़ होते हैं जो बेवजह फेफड़े जलाते हैं। लड़की जब सिगरेट जलाती है तो वो एक स्टेटमेंट होता है, एक बगावत होती है, एक चुनौती होती है। उसे हमेशा एक फ्रेम में फिट करने को लालायित नजर आने वाली मानसिकता के लिए। पिछले 2 सालों से तुम पीवीएस में फंसी थी और मैं घर, अस्पताल और दफ्तर के बीच अपनी मशीनी जिंदगी में एक पुर्जे सा घिसा जा रहा था। वो तुम्हारे डॉक्टर साहब नहीं कहा करते हैं, सबकॉन्शियस वाली बात। हो सकता है इसी वजह से शायद मैं उसकी बगावत की एक ओर आकर्षित हुए जा रहा था। तमाम लोग कहा करते हैं
उन्हें किसी की परवाह नहीं, जैसे मर्जी होगी जिएंगे। लेकिन परवाह ना करते हुए भी अगर कोई गुस्ताखी ना की तो परवाह ना करने का फायदा क्या। वजह तो खैर नहीं जानता इस आकर्षण की, लेकिन इतना जरूर चाहता था कि वो रात कभी खत्म ना हो। ढाबे पर सिकती तंदूरी रोटियों की ताल और अलाव से उठती चटर पटर की उन आवाजों के बीच से वो आसमान के सितारों को निहारने में मसरूफ थी। बड़े शहरों के नसीब में सितारे होते ही कहाँ हैं। मोबाइल के गाने बदलते जा रहे थे। उसने गाने की आवाज थोड़ी और मध्यम कर दी। इकबाल बानो की कोई ठुमरी चल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने भी नहीं हटाया। हमारे चेहरे अंधेरे की वजह से भले ठीक से नजर नहीं आ रहे थे, पर उस अंधेरे में भी नजरों के मिलने का जरूर एहसास हुआ था। हम लोग उस पल में कैद होकर रह गए थे। तभी ढाबे से एक लड़का आया गिलास पैसे लेने, और वो पल टूटा। मैंने लड़के से 2 चाय और बुलवाई। उसके जाने के बाद उसने बताया किस तरह अपने पति को उसने लोधी गार्डन में एक दूसरी औरत के साथ रोमांस करते पकड़ा था। पब्लिक में कोई तमाशा बनाने के बजाय उसने पति के मोबाइल से खुद को 3 तलाक SMS कर लिए और खुद उसी दिन मुखर्जी नगर के एक PG में शिफ्ट हो गई। वो शायद बिल्कुल वैसी थी जैसा मैं हो जाना चाहता था। कहीं न कहीं इस नैतिकता के लबादे से आज़ाद हो जाना चाहता था, लेकिन मैं कायर था। शमा, लोग क्या कहेंगे। अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें छोड़ देना चाहता था शमा, और आज भी मैं तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ। मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ इस अकेलेपन से, तुमसे इस तरह बातें करते करते। लगता है किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे अपने सपने का मतलब भी समझ आ रहा है। तुम्हारे साथ इस तरह जीते जीते, तुमसे इस तरह मोनोलॉग करते करते 7 साल बीत चुके हैं शमा। 7 लंबे साल। अब तो तुम्हारी आवाज भी शायद ना पहचान पाऊं। अपनी शादी को अस्पताल के इन चक्करों के बीच खोजते खोजते मैं थक गया हूं। तुम अब मत आओ शमा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अब अगर तुम वापस आ भी गई तो मैं तुमसे बात क्या करूंगा। इतने सालों से तुमसे बात करते हुए मैं खुद से ही बात कर रहा हूं। तुमसे तो बात करना भी मैं भूल चुका हूं शमा। बस अब चली जाओ और खत्म कर दो इस अंतहीन सिलसिले को। मैं तो आदर्श पति के इस लबादे के बोझ में पिसा जा रहा हूं। कैसे छोड़ दूं अपनी तरफ से तुम्हें। दरअसल हम सभी अपनी अपनी जिंदगियों में अपनी ही रची एक भूमिका चुन लेते हैं और फिर ताउम्र उसी को ढोए फिरते हैं। डरता हूं कि कैसा दिखूंगा। यदि इन भूमिकाओं, इन आवरणों को हटा दूं तो फिरदौस जैसा या तुम्हारे जैसा। पता है, अगले दिन जाते वक्त उसने अपनी यही फोटो दी थी। देखो इसके पीछे क्या लिखा था। कुछ इस तरह जिंदगी में अपनी हमें जगह देना। तस्वीर जब कभी हमारी देखना तो मुस्कुरा देना। जब मैंने उससे पूछा कि अब कब मिलोगी, तो पता है उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि अब तभी मिलेंगे जब तुम आज़ाद हो जाओगे। खैर चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारी भी स्पंजिंग का टाइम हो रहा है। नर्स भी आती होगी। शाम को थोड़ी देर से आ पाऊंगा। ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा है।